आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। आपका ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है थैलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्रायोफाइटा और चौथा ऑप्शन है आपका जिम्नोस्पर्म। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस समूह के पौधों को सामान्य तौर पर शैवाल कहा जाता है, अलगी कहा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर शैवाल का ही इंग्लिश क्या होता है, अलगी होता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में आपका अलगी सामान्य तौर पर आता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर अलगी जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट में आता है, यानी कि थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट में आता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा में अलगी के अलावे फंगी भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है। अच्छा ध्यान में रखिएगा, बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग जीवाणु कहते हैं और फंगी को हिंदी में हम लोग कवक कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट में फंगी, अलगी, बैक्टीरिया ये तीनों आते हैं। और एक खास बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। आपके थैलोफाइटा वर्ग के प्लांट में संवहन उत्तक नहीं होता है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप सबों के मन में सवाल आएगा कि सर हमारे बाकी के ऑप्शन में टेरिडोफाइटा है, ये क्या है सर, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन आएगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखना कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आपका मर्सेलिया नामक प्लांट आता है। कौन आता है सर, मर्सेलिया नामक प्लांट आता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मर्सेलिया किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में ब्रायोफाइटा भी है। तो ध्यान में रखेंगे कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबियन बोलते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। पादप जगत का क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन बन पड़ता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्लांट के किस ग्रुप को या प्लांट के पौधों के किस वर्ग को एम्फीबियन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहेंगे ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो भी प्लांट होंगे उसको हम लोग एम्फीबियन के नाम से भी जानते हैं। आप सबों के मन में ख्याल आएगा कि सर ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन से पॉपुलर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका फ्यूनेरिया नामक पौधा है वो किसके अंतर्गत आता है। तो सर ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म भी है, हमारे ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म भी है। तो मेरे मित्र जिम्नोस्पर्म को हम लोग अनावृत बीज कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन आता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत साइकस नामक प्लांट आता है। कौन सा आता है सर, साइकस नामक प्लांट आता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा के अंतर्गत फंगी, बैक्टीरिया और अलगी आते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, किसमें, थैलोफाइटा वर्ग में। टेरिडोफाइटा में मर्सेलिया नामक प्लांट आता है। आपका जो ब्रायोफाइटा है इसमें फ्यूनेरिया नामक प्लांट आता है और ब्रायोफाइटा को ही क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। किसका, प्लांट का। और जिम्नोस्पर्म में आपका कौन आता है, तो सर साइकस नामक प्लांट आता है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा डैश होगी या रहेगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 गुना, स्थिर, 2 गुना, आधा। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर वस्तु की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं KE = ½ mv²। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जा रही है। मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो वस्तु का वेग है वो क्या कर दिया जा रहा है सर, दोगुना कर दिया जा रहा है। अगर पहले v वेग है तो अब क्या कर दिया जा रहा है, 2v कर दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नया गतिज ऊर्जा KE' = व्हाट, नया गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर KE' = हो जाएगा ½ m और वस्तु के वेग को क्या कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। तो यहाँ पे v के जगह क्या हो जाएगा, 2v²। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ½ m 4v² हो जाएगा। देखिए ये सारे गुना में हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 4 × ½ mv²।
आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे भाई ये बताओ कि हाफ mv² आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा है। तो आप के ई डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो 4 इंटू के ई लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर नया गतिज ऊर्जा जो होगा यानी कि के ई डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसका जवाब आपको मिल गया। क्या कि जब वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आप सभी कहेंगे सर देवदार के पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन नंबर 4 में देवदार है, तो यही हमारा सही आंसर है। मेरे मित्र आप सबों के मन में सवाल आएगा कि सर ये फुनेरिया क्या है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि आपका जो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है वो क्या है सर, फ्यूनेरिया है। और ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का एम्फीबियन बोलते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में है आपका मर्सिलिया। अभी जस्ट बताए हैं कि आपका मर्सिलिया जो है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, किस समूह के अंतर्गत आता है, तो आप सभी कहेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन है चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। क्या होगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन बदल जाता है सर, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन बदल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मटेरियल बोलते हैं इंग्लिश में, और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग इम्प्योर मटेरियल बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान में रखेंगे कि शुद्ध पदार्थ वे होते हैं, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं, एक ही प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं। आप कहेंगे सर नहीं समझे, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आपका जो तत्व है सर, जो आपका एलिमेंट है और जो आपका यौगिक है, ये दोनों क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। क्या है सर, शुद्ध पदार्थ हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एक ही पदार्थ के कण से मिलके बने होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ जो होता है सर वो विभिन्न प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं। और आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर मिश्रण। मिश्रण आपका क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। तो आप इस चीज़ को मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कण से मिलके बने होते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। आपका पहला ऑप्शन है चीनी का घोल। तो चीनी का घोल जब तैयार होगा तो सर चीनी भी होगा और पानी भी होगा, चीनी भी होगा और पानी भी होगा। तो इसमें तो 2 प्रकार के कण मिल गए, चीनी का कण अलग, पानी का कण अलग। तो ये क्या हो गया, आपका अशुद्ध पदार्थ हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन मीथेन। तो सर मीथेन आपका क्या है, एक यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। और आपने जस्ट देखा है कि आपका जो यौगिक होता है वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। मीथेन आपका यौगिक है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि मीथेन जो है वो क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, और ये एक ही प्रकार के कण से मिलके बने हुए हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात में होने से ये बना हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये प्योर मटेरियल है। अगर ये चीज भी डेफिनेशन ना याद रहे तो बस 3 गो बात आप याद रखिएगा, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, और मिश्रण आपका क्या है सर, अशुद्ध पदार्थ है। देखिए आप कहेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में दूध है। तो सर दूध जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, दूध आपका शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवयवी तत्व मिले होते हैं। और नेक्स्ट है आपका वायु। तो भाई खुलेआम आप लोग डिफाइन करते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो आप पहले ही मिश्रण कह रहे हो, और जब मिश्रण कह रहे हो तो आपका अशुद्ध पदार्थ है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैंने कई बार आपको बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है स्वेद, तीसरा ऑप्शन है उर्वरीकरण, और चौथा ऑप्शन है आपका परागण। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। आप कहेंगे कि सर ये युग्मज क्या है,
ये युग्मज क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि युग्मज को हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जाइगोट कहते हैं। और हम लोग कब कहते हैं कि जाइगोट फॉर्म होगा? तो हम लोग कहते हैं कि सर जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं सर? डिफ्यूज करते हैं या फर्टिलाइज होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं सर? ये जाइगोट बनाते हैं, यानी कि युग्मज बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो फर्टिलाइज है यहाँ पे, इसका मतलब होता है उर्वरीकरण। क्या होता है इसका मतलब? उर्वरीकरण। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो युग्मज है, जाइगोट है, वो किसके परिणाम स्वरूप बन रहा है? तो सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप बन रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मेल गैमेट आप किसको बोलेंगे? तो सर स्पर्म को आप मेल गैमेट बोलेंगे, और फीमेल गैमेट किसको बोलेंगे? तो सर ओवम को आप क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट बोलेंगे। और हाँ, आपके ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण भी है। तो आप सबों को पता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, वो सब अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और आपका जो पौधा होता है वो स्वपोषी होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? अपने भोजन का निर्माण करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे एक सबसे अहम बात आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत बाय प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? तो हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में परागन। तो ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पॉलिनेशन। अच्छा, इस पॉलिनेशन का कहाँ पे यूज होता है? तो सर इस पॉलिनेशन का भी मतलब क्या होता है? उर्वरीकरण ही होता है या निषेचन ही होता है। लेकिन ये किस में होता है सर? तो ये प्लांट में होता है। ये किस में होता है? प्लांट में। जब प्लांट के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं या परागण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल, और क्वेश्चन देखते ही आप लोग टिक कर दिए होंगे। आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका टंगस्टन है, इसका सिंबल क्या होता है? तो W होता है। अच्छा, ये सिंबल जो W है ये कहाँ से आया? तो टंगस्टन के लेटिन नेम वाल्फ्रम से आया। कहाँ से आया सर? वाल्फ्रम से आया। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, क्या कि आपके टंगस्टन का जो सिंबल W होता है वो उसके लेटिन नेम वाल्फ्रम से आया हुआ है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। मेरे मित्र, ये सवाल मैंने आपको पीछे के किसी सेशन में बताया है। और क्या बताया था कि सर जितने भी पक्षी होते हैं उन सब का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन डिस्कशन का यही एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं तो जो आपका वही क्वेश्चन है और फिर दूसरे शिफ्ट में आया हुआ है और आपके सामने मिल जाए तो उसका आप सही जवाब दे पाओ। दैट्स आर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट क्वेश्चन डिस्कशन। ये आपका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है इस चीज़ का, क्योंकि आप क्वेश्चन से रूबरू होते चलते हो कि हाँ ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और अचानक से वही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका जो जवाब देने का सटीकता होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझ पाए होंगे। देखिए आपके नेक्स्ट ऑप्शन में है सरीसृप, तो इसको हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, जो स्नैक वगैरह होता है, रेंगने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका उभयचर, जिसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं, जो जल में भी रहे और थल में भी रहे, जैसे कि आपका मेढक। और नेक्स्ट है आपका मत्स्य, तो आप सभी समझ रहे होंगे कि मछली सेंस से जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मत्स्य बोलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है S = UT + ½ AT²। आपका पहला ऑप्शन है S = UT + ½ AT²। दूसरा ऑप्शन है आपका U = V + AT, जो कि आपका ये इक्वेशन ही गलत है। नेक्स्ट है आपका
2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नेक्स्ट है आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, या s इक्वल टू आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ये तीनों ही क्या है सर? तो वस्तु के रैखिक गति के लिए समीकरण है। वस्तु के रैखिक गति के लिए क्या है सर? समीकरण है, इक्वेशन है, ऐसा आप लोग पढ़ते होंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस जो ए टी है, ये वस्तु के वेग और समय के बीच में क्या कर रहा है सर? रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये क्या कर रहा है सर? वस्तु की स्थिति और समय के बीच में संबंध बता रहा है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्न में से कौन सा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो है वो वस्तु के वेग और समय के बीच में क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। तो ये देखिए कि आपके ऑप्शन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस तीनों ही समीकरण को ध्यान में रखिएगा ताकि इससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप आसानी से दे सको। और हाँ, ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों जो फॉर्मूला हैं ये आपको इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगी। तो अगर नहीं होता है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो पावर क्या होगी? मेरे भाई, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, यानी कि कार्य बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो आप कहेंगे W/T होगी। तो W/T आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पावर है, शक्ति है, आपके एग्जाम में इसका SI यूनिट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? SI यूनिट। तो आप कहेंगे सर वाट होता है। शक्ति का SI यूनिट क्या होता है सर? वाट होता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सर 1 kWh में 1 किलोवाट में 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक खास बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका HP होता है तो 1 HP में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। 1 HP में कितना वाट होता है सर? 746 वाट होता है। HP का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर, और हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? अश्व शक्ति बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है। आपका ऑप्शन है यकृत, छोटी आंत, उदर, अग्नाशय। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि हमारे बॉडी में जो बाइल जूस का सेक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है? तो हमारे यकृत से होता है। कहाँ से होता है सर? यकृत से होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा कि यकृत से बाइल जूस यानी कि पित्तरस आपका स्रावित होता है। बाइल जूस क्या होता है? स्रावित होता है। लेकिन ये बाइल जूस पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है सर? स्टोर कहाँ पे होता है? मतलब संचयित कहाँ पे होता है? तो ध्यान में रखेंगे पित्ताशय में। कहाँ पे सर? पित्ताशय में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो गोल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पित्तरस कहाँ पे संचय होता है? आप कहेंगे गोल ब्लैडर में। पित्तरस हमारे शरीर में कहाँ से निकलती है? तो सर यकृत से निकलती है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अग्नाशय भी दिया हुआ है। तो अग्नाशय से आपका पेनक्रियास से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। छोटी आंत में आपके भोजन का पूर्ण पाचन होता है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो सर छोटी आंत में होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण दल यहाँ पे लिख दिया गया है। आप उसको सुधार करके आकर्षण बल लिख लेंगे।
क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन है अल्कोहल। आपका ऑप्शन क्या है सर? अल्कोहल। और दूसरा ऑप्शन है आपका जल। तीसरा ऑप्शन है तांबे की छड़। और चौथा ऑप्शन है आपका वायु। आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। तो पहले तो ये समझिए कि सर ये आकर्षण बल क्या होता है, ये आकर्षण बल क्या होता है। तो मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो आपस में जिस बल के साथ मजबूती से बंधे होते हैं उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं या आकर्षण बल कहते हैं, और इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके पास पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें आपका पहला है ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा है आपका प्लाज्मा, और पांचवा है आपका बीईसी। इन सब में से पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है? तो ठोस के अणुओं के बीच होता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए इसके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। अल्कोहल आपका क्या होगा सर? लिक्विड स्टेट में होगा। जल आपका क्या ही दिया गया है? लिक्विड ही होगा। तांबे की छड़ सर ये क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा। ये क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके अवयवी कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि आकर्षण बल क्या होगा? अधिकतम होगा। तो आप बताइए कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसके कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा, तो आप कहेंगे सर पदार्थ के गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा। पदार्थ के किस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा? तो पदार्थ के ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपकी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो सर प्लाज्मा है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो सर बीईसी है, जिसको हम लोग बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है धातु कर्म एक प्रक्रिया है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि धातु कर्म जिसको हम लोग मेटालर्जी बोलते हैं वो अयस्कों से धातु को अलग करने की एक प्रक्रिया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है, आपका ऑप्शन दिया है लोहे में जंग लगने की, अयस्कों के गैल्वेनीकरण की, अयस्कों से धातुओं को निकालने की। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मेटालर्जी यानी कि धातु कर्म अयस्कों से धातु को निकालने की एक प्रक्रिया है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके अगले ऑप्शन में है तनुकरण। तो आप सभी समझ रहे होंगे इसको हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे अम्ल का तनुकरण करते हैं तो ज्यादा मात्रा में पानी मिला देते हैं। आप कहेंगे सर लोहे में जंग का लगना ये किस टाइप की अभिक्रिया है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लोहे में जंग का लगना आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हाँ, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइज करते हैं, गैल्वेनीकृत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के ऊपर में हम लोग जिंक का लेप चढ़ाते हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि गैल्वेनाइजिंग में किस चीज का लेप चढ़ाया जाता है, तो आप कहेंगे जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। गैल्वेनाइजिंग क्यों किया जाता है? तो आयरन आर्टिकल्स को यानी कि लोहे से बने पदार्थों को जंग से बचाने हेतु क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आपका ऑप्शन है डीएनए, परागकण, बीजाणु, आरएनए। क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे बात किसकी की जा रही है सर? अनुवांशिक गुण की बात की जा रही है। भैया वही गुण की बात की जा रही है जो आपके आसपास में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है तो आप सभी कहते हैं कि अच्छा इसका जो नाक है वो इसके मौसी पे गया है, इसका जो कपार है वो इसके चाचा पे गया है, इसका हाथ इसके नाना के जैसे लगता है। तो ये जो बच्चे के माता पिता से या बच्चे के पूर्वज से जो कुछ गुण बच्चे में चला जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक गुण। और इस अनुवांशिक गुण को ले जाने वाला एजेंट कौन होता है? तो आप सभी कहेंगे सर डीएनए होता है। कौन होता है सर? डीएनए होता है। आप कहेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड होता है। आप सबों के मन में सवाल आएगा, सर आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कि आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं? तो सर डीएनए होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवालों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अब इससे संबंधित कोई और सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।